नमस्कार, स्वागत है आपका निजी टिप पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिवाली पर कोई भी आपके रंग में भंग न कर सके, इसके लिए यूपी पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। त्योहारों के बीच किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, उसके लिए यूपी पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। सुरक्षा बंदोबस्त के लिए डीजीपी मुख्यालय ने 240 कंपनी पुलिस बल मुहैया कराया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सुरक्षा संबंधित उपकरण भी दिए गए हैं ताकि अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा सके। दिवाली एवं दीपोत्सव के अवसर पर होने वाले विभिन्न आयोजनों की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम पर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में समस्त जिलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि त्योहारों के दृष्टिगत 232 कंपनी पीएस, 3 कंपनी एसडीआरएफ, 8 कंपनी यूपीएसएसएफ, 3 कंपनी सीएपीएफ तथा 400 प्रशिक्षु दरोगा को तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय स्तर से प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण आयोजनों वाले जिलों को चिन्हित कर वहां 3 एसपी एवं कमांडेंट, 8 एडिशनल एसपी, 23 डिप्टी एसपी, एटीएस की कमांडो की टीम और बीडीडीएस टीम तथा एंटी ड्रोन टीम को हैवी क्रेन और संचार उपकरण एवं आवश्यक संसाधन मुहैया कराए गए हैं। सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की टीमें बॉडी वर्न कैमरे, वाइनाकुलर, ड्रैगन लाइट, एचएचएमडी लाउन हेलर के साथ तैनात की गई है। आयोजन स्थलों, प्रतिमा स्थल, पंडाल, मेला स्थलों और सराफा बाजार, पटाखा बाजार और संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरे तथा सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया सेल को सक्रिय एवं सतर्क रखा गया है। प्रदेश में आतिशबाजी की 2500 से अधिक दुकानों की चेकिंग कराई गई। कहा यह जा रहा है कि दीपावली पर प्रदेश में 11,500 से अधिक संख्या में मां लक्ष्मी एवं मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई है। समस्त बाजारों में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में गश्त की जा रही है। तो ये वो पुलिस की तैयारी है जिसके माध्यम से पुलिस आम लोगों के सुरक्षा को लेकर अपराधियों पर नजर रखने के चक्रव्यूह को तैयार किया गया है। और ज्योति मौर्या केस में होमगार्ड कमांडेंट पर आखिरकार बड़ा एक्शन हो ही गया। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर कई आरोप के बाद शासन ने निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ एसडीएम ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या ने तमाम सनसनीखेज आरोप लगाए थे। होमगार्ड मुख्यालय के आदेश पर डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज रेंज ने जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद डीजी होमगार्ड ने शासन से मनीष दुबे को निलंबित करने की संस्तुति की थी। बीते सप्ताह होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी मनीष दुबे को निलंबित करने का आदेश दिया था। निलंबित होने के बाद जल्द उनको आरोप पत्र सौंपा जाएगा। डीजी होमगार्ड बीके मौर्या ने बताया कि मनीष दुबे को विभाग की छवि धूमिल करने, मनमानी करने, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। बता दें कि बीते जुलाई माह में आलोक दुबे द्वारा अपनी पीसीएस पत्नी ज्योति दुबे और गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाने के बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। तत्पश्चात डीजी होमगार्ड के निर्देश पर डीआईजी ने जांच की थी, जिसमें मनीष दुबे पर लगे आरोप सही पाते हुए उनको निलंबित कर विभागीय जांच शुरू करने और मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई थी। इसे डीजी होमगार्ड ने अपनी संस्तुति के साथ शासन भेज दिया था। वहीं मनीष दुबे का तबादला गाजियाबाद से महिला कर दिया गया था। शासन में बीते 4 महीने से विभागीय जांच जारी रहने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में देरी पर होमगार्ड मंत्री ने मनीष दुबे को निलंबित करने का आदेश दिया है, जिसके बाद आनन फानन में निलंबन आदेश जारी कर दिया गया। बता दें कि बरेली में चीनी मिल में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या ने आरोप लगाया था
कि उनकी पत्नी का गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ करीबी रिश्ते हैं। दोनों उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। उसने अपनी शिकायत के साथ कई रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट भी मुहैया कराई थी। साथ ही मनीष दुबे के पूर्व में कई महिलाओं के साथ संबंध होने के प्रमाण भी दिए गए थे। हालांकि बाद में आलोक दुबे ने अपनी शिकायत वापस ली थी, जिसके बाद शासन ने ज्योति मौर्य के खिलाफ चल रही जांच को समाप्त कर दिया था। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच का विवाद लगातार सुर्खियों में रहा है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की साल 2010 में शादी हुई थी। बाद में 2015 में यूपीएससी में एसडीएम के पद पर ज्योति मौर्य का चयन हो गया। ज्योति मौर्य ने एसडीएम के पद पर 16वीं रैंक हासिल की थी। वो इन दिनों बरेली में चीनी मिल में जीएम के पद पर तैनात है, जबकि पति आलोक कुमार मौर्य ग्राम पंचायत विभाग में प्रतापगढ़ जिले में चपरासी के पद पर कार्यरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि होली के अवसर पर मार्च में उनकी सरकार एक बार फिर निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। एक सरकारी बयान के मुताबिक शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धनतेरस के अवसर पर यहां लोक भवन से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में 1.75 करोड़ पात्र परिवारों के लिए निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2,312 करोड़ रुपए व्यय करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली के अवसर पर मार्च में उनकी सरकार एक बार फिर निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार लिंक करवाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा यह भी है कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में भी की गई एक और घोषणा को उनकी सरकार ने पूरा किया है। यह हम लोगों ने सुविधा जो दी है, जो 2300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम लोग दे रहे हैं, यह 1,75,00,000 से अधिक उस हर लाभार्थी के लिए है जो लाभार्थी प्रदेश के अंदर उज्ज्वला योजना का कनेक्शन धारी है। लेकिन शर्त एक है, उन्हें अपने अकाउंट को आधार से लिंक करना पड़ेगा। यानी वह रसोई गैस ला रहा है, ले रहा है, इसको कंपनी और प्रशासन लोकल स्तर पर इसकी वेरिफिकेशन करने के साथ ही हम कंपनी को पैसा देंगे। कंपनी उनको फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, फ्री में रसोई गैस उस महीने उपलब्ध करवा देगा। और ये व्यवस्था हमें तत्काल ले लेनी चाहिए इन सभी लाभार्थियों को, क्योंकि अब तक 1,75,00,000 में से केवल 54 लाख लोगों ने आधार से अपने आप को लिंक किया है। अब तो ये सस्ता ईंधन है, मार्केट में कोयले से, लकड़ी से, केरोसिन से इससे भी सस्ता है, क्योंकि 300 रुपए की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। इधर इस बार हम लोग फ्री में दे रहे हैं, फिर होली के अवसर पर भी फरवरी में फिर ये सुविधा हम फरवरी मार्च में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इसलिए इस सुविधा के लिए सबसे पहले आधार से जोड़ना और आधार से उसको वेरीफाई करवाते हुए, आधार से लिंक करते हुए अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो तत्काल हमें फ्री में एक रसोई गैस का। उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक अस्पताल में एक बच्चे के 5 लाख रुपए के दिए गए बिल को कम कराने को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। अस्पताल में हंगामा करने के आरोप में सपा विधायक अतुल प्रधान सहित 40 अज्ञात पर गंभीर धाराओं में एफआईआर लिखने के खिलाफ सपा विधायक डीएम दफ्तर पर आमरण अनशन पर बैठ गए। उनके काफी समर्थन भी साथ थे और विधायक ने ऐलान किया कि नहीं वो किसी की दादागिरी वहां चलने देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं अतुल प्रधान, सुनिए। रात में हमारी डीएम साहब से वार्ता हुई। अभी मैं सुबह कमिश्नर साहब से भी मिल के आया हूं। मैंने उन्हें, देखिए जो इश्यू है उस अस्पताल के, अगर किसी में थोड़ी सी भी गैरत होगी एमडी है उसके अधिकारियों में, प्राधिकरण के अधिकारियों में,
तो मैं कहता हूं कि कल को आग लग जाएगा न्यूट्रीमा में, बेसमेंट में वो इलाज कर रहे हैं, बेसमेंट में नीचे की तरफ इलाज चल रहा, अपर लोअर बेसमेंट में भी, अपर बेसमेंट में भी, अगर कल को आग भगवान ना लगे लग जाए, मौत हो जाए वहां पे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? 100 बेड का अस्पताल चला रहे, 20 का नक्शा पास है, पहले दिन से ही चोरी है उनकी, चोरी और सिन्ना चोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी व्यवस्था करके दे दी। हम सीधा सीधा एक बात कहना चाहते हैं, वरिष्ठ अधिकारी यहां पे खड़े, भाई चाहे आप 8 डीजल ले लो जेल भेजने का, हम बिल्कुल रत्ती भर भी इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे, सब चलेंगे, हम इसके पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन आप न्याय की जगह पे हैं, आपको न्याय करना चाहिए। पहली बात तो अगर किसी ने एप्लीकेशन किसी आम आदमी के खिलाफ भी दी, आम आदमी के खिलाफ भी एप्लीकेशन दी, तो कम से कम ये तो जांच लो कि भाई हम किस चीज की एप्लीकेशन ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। आपने जो पीड़ित लोग हैं उनके परिजनों के भी और एक मौजूदा विधायक के आपने एप्लीकेशन दी और आपने मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे की बात नहीं है, बात इस चीज की है, सीओ साहब, एसपी साहब, बात इस चीज की है कि लोगों के मन में क्या बात जाएगी कि जो लोग लोगों पे जाति कर रहे हैं, वहां बदमाशी गुंडई कर रहे हैं, उनके कहने से एक सिफारिश करने वाले व्यक्ति के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कर दी, तो कैसे चलेगा ये चीज? अब हम पे तो कोई भी सिफारिश आएगी तो हम सीओ साहब को रेफर कर देंगे, हम एडीएम साहब को रेफर कर देंगे कि लाश छुटवा दो जी, इनका बिल कम करवाओ जी। आदमी एक दर्जन केले लेने जाता है, उसको भी 3 मेरे उलट पलट के देखता है और 4 मेरे पूछे क्या रेट है भाई, 50 रुपए दर्जन कह रहे तो कहे पिक्चर तो 35 मिल रहे। ये तो लाखों का मामला है, यहाँ लूट और डाका डाला जा रहा। इस लूट और डाके में जितने पुलिसकर्मी हमारे साथी खड़े हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उससे प्रभावित ना हो। जांच के नाम पे मेडिकल स्टोर अंदर खोले गए, अभी गोयल साथी बता रहे हैं, हमने सीएमओ साहब के यहाँ धरना दिया था, एसपी साहब आप नहीं थे, सीओ साहब आए तो तमाम अधिकारी थे, एडीएम साहब वहीं पे थे। हमने कहा कि आप पर्ची पर साल्ट लिखिए ना, आदमी कहीं से भी जा सकता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पर एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। आजम खान के रामपुर के स्थित दारुल अवाम दफ्तर को सील किया गया है। इसके साथ ही रामपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय को भी ताला लगा दिया गया। सपा कार्यालय से सपा नेताओं को बाहर निकाला गया। इस मामले को लेकर रामपुर एसएसपी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से यह ताला लगाया गया है। रामपुर पब्लिक स्कूल और दारुल अवाम स्कूल का ताला लगा दिया गया। समाजवादी पार्टी के महासचिव मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। रामपुर स्थित उनका दारुल अवाम दफ्तर, जहां से समाजवादी पार्टी के रामपुर में सब काम होते थे और आजम खान भी यहीं बैठते थे। शुक्रवार को रामपुर पुलिस और प्रशासन ने दारुल अवाम दफ्तर को सील कर दिया और समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को दफ्तर से बाहर कर दिया। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। यूपी सरकार ने कैबिनेट के फैसले से मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की जो लीज थी उसको निरस्त कर दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी के शासन काल में आजम खान को 100 रुपये साल के हिसाब से 41,000 वर्ग फुट जगह माध्यमिक शिक्षा विभाग से लीज पर मिली थी। इसका उद्देश्य था आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को एक ऑफिस की जरूरत थी। उस ऑफिस को खोलने के लिए आजम खान ने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लीज पर ली थी। इसके लिए 100 रुपये सालाना के हिसाब से 2 लीज लिखी गई थी, जिसमें एक लगभग 16,000 वर्ग फुट की लीज थी और दूसरी 25,000 वर्ग फुट जमीन की लीज थी। दोनों जमीनें आपस में मिली हुई है, जिसमें रामपुर पब्लिक स्कूल और समाजवादी पार्टी का दफ्तर संचालित हो रहा था। अब सरकार ने ये फैसला लिया है, आजम खान पर ये एक्शन हुआ है। और झांसी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने डिंपल यादव पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार की
टिप्पणी पर उनका बचाव करने को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव पर यहां निशाना साधा है। कहा है कि उन्हें भारतीय संस्कृति का ध्यान है या नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। बयान सुनिए। देश के ये जो 5 रत्न बनाया है तीसरी बार मोदी सरकार का, 2023 तो सेमीफाइनल है और 2024 के फाइनल के लिए तैयारी उत्तर प्रदेश तो पहले से ही शुरू करके रखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी 23 का चुनाव है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में चुनाव है, तेलंगाना मिजोरम में चुनाव है, इसलिए अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं और 3 दिसंबर को सुशासन का कमल पूरे देश के ये जो 5 राज्य हैं उसमें 4 राज्यों में खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आचार समिति जो लोकसभा की कमेटी होती है, वो कमेटी उस पर अपना बातचीत उनसे किया है और उसके खिलाफ जो कार्रवाई करना है वो लोग अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। उसमें कमेटी का विषय, लोकसभा का विषय, हम लोगों को बोलने का विषय नहीं। कल डिंपल यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के बयान को गलत तरीके से लिया गया है। कौन कहा है? डिंपल यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के बयान को गलत तरीके से लिया गया है। देखिए, श्री नीतीश कुमार जी के बयान की जितनी निंदा की जाए, जितनी आलोचना की जाए वह कम होगी। अगर उस बयान का कोई भी समर्थन कर रहा है तो मैं समझता हूं कि वह भारतीय संस्कृति की मान मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहा। लेकिन उन्होंने कहा है कि सेक्स एजुकेशन कंपल्सरी होना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए। जब उनको कभी सरकार 2047 के बाद मौका मिलेगा तब वो इस पर बात करेंगे। अभी तो 2047 तक भाजपा है देश में। बनाया है तीसरी बार मोदी सरकार का, 2023। उत्तर प्रदेश के बलिया के बीजेपी नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी नेता अपनी ही सरकार हुए बताया आज आप पर बैठ गए और रोने लगे। कहा कि दलालों के आगे प्रशासन सरेंडर कर चुका है, जिंदगी बीत गई बीजेपी के लिए राजनीति करते करते। लेकिन ये देखने के लिए बीजेपी के लिए उन्होंने कितना लंबा काम किया है वो किसी ने नहीं देखा। सोशल मीडिया पर वीडियो अब ये तेजी के साथ बीजेपी के नेता का वायरल हो रहा है। बीजेपी के नेता है नंदलाल, जो ये कह रहे हैं कि जितना जलील वो बीजेपी की सरकार में हुए हैं, इतना जलील तो सपा की सरकार में भी कभी वो नहीं हुए थे। 2 बार मारपीट हो चुकी है, मेडिकल करवाए गए लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस जिले में दलाल हावी है। सरकार पर, प्रशासन पर बड़े गंभीर आरोप यहां बीजेपी के नेता ही लगाते आए हैं। अब से पहले देखा जाता था कि समाजवादी पार्टी के नेता या विपक्ष के दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेता सरकार पर आरोप लगाते थे कि सरकार में दलाल हावी है, लेकिन यहां बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। नहीं हुए बताएं आज आप कहां आमरण अनशन पर बैठे हैं, किस तरह का ये आमरण अनशन है और क्या है पूरा मामला? नंदलाल सिंह नाम है मेरा। मैं 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हूँ। 10 साल तक मैं जिले का महामंत्री रहा। 3 कार्यकाल पूरे जनपद में अकेला व्यक्ति हूँ जो 3 बार जिले का महामंत्री रहा। मेरी काश्तकारी भूमि है, आज भी पहले पिताजी के नाम से थी, बाबा के नाम से थी, वरासत होकर हमारे नाम से चढ़ी है। दूर दूर तक जो कब्जा कर रखे हैं उनका उससे कोई संबंध नहीं है, न कहीं रिकॉर्ड में उनका नाम है। जबरदस्ती वो हमारी जमीन को जोत लिए हैं। कौन है ये लोग जो कब्जा? ये हमारे गांव के ही हैं। उनके नाम से मैंने तहसील दिवस पर, थाना दिवस पर बार बार एप्लीकेशन दिया। 2020 में दिया, 21 में दिया, 23 में दिया, थाना दिवस पर दिया। अधिकारियों से मिलता रहा। एसडीएम ने वहां पर फोर्स और राजस्व विभाग को भेजकर पैमाइश कराने का प्रयास किया तो दया शंकर सिंह राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके भाई का फ़ोन चला गया एसडीएम के पास कि नहीं इस मामले का निस्तारण नहीं करना है। एसडीएम ने कानगो को फ़ोन करके वापस बुला लिया कि नहीं मामले का निस्तारण नहीं करना है। जब मैं आया और एसडीएम से पुनः बात किया कि भैया आप ही अब भेजे हैं समस्या का समाधान करने के लिए और आप ही उनको वापस ले, तो बोले कि ये राजनीतिक इशू है, आप लोग अपने में लड़ते रहिए, प्रशासन को काम करने देंगे तो काम करेगा, नहीं काम करने देंगे तो प्रशासन छोड़ देगा। जमीन कहाँ है वो? ये हमारी काश्तकारी जमीन है मौजा चिरुइया में। दूसरा विषय है कि ग्राम समाज की भूमि, उसका 2020 में मैंने तहसील दिवस पर दिया था, उसके पेपर भी आपको दे रहा हूँ। 556 घ 643 705 525 727 ये नंबर है, इसका अराजी नंबर, रकबा और जो कब्जा कर रखा है उसका नाम देते हुए मैंने 2020 में ये संपूर्ण समाधान दिवस पर दिया था। इसके बाद भी आज तक वह जमीन खाली नहीं हुई, इसलिए कि वो दयाशंकर सिंह के रिश्तेदार हैं। खुलेआम दयाशंकर सिंह कहते हैं कि भाई वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो इस प्रदेश की सरकार
जो अभियान चला रखी है कि ग्राम समाज की जमीन या सरकारी जमीन पर जो अवैध अतिक्रमण हुआ है उसको खाली कराया जाए। और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री ही कब्जा करा रहा है और उसके दबाव में प्रशासन खाली नहीं कर रहा है। दूसरा विषय है 2021 में मैंने इस पर तहसील दिवस में दिया था, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। 2023 में 7 अक्टूबर को मैंने दिया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना दिवस पर मैंने दिया, बार बार कोई कार्रवाई नहीं। दयाशंकर सिंह और धर्मेंद्र सिंह उनके भाई हैं, उनके दबाव। और बहराइच पहुंचने पर संजय निषाद ने गठबंधन पर तंज कसा है। गठबंधन को कब्रिस्तान तक वो कह रहे हैं। बहराइच में शुक्रवार को जिले के विकास कार्यों की बैठक यहां लेकर एक दिवसीय दौरे पर प्रभारी मंत्री संजय निषाद पहुंचे थे और कहा कि कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ जिले की विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को यूपीए का कब्रिस्तान बता दिया। कहा है कि अपने किए गए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है ताकि लोग उनके भ्रष्टाचार को भूल इंडिया पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि यह सब बिन दूल्हे की बारात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में दिए गए बयान को लेकर प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने अधर्मी बताया है कि हम उनको क्या लगता है कि जो उनका वक्तव्य है वो देखिए, ये सब लोग अधर्मी लोग हैं, उनका नाम ही पलटू राम है, बयान से पलट जाना। तो ये सब चीजें जो इस देश में महिलाएं हमारे दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, माँ बहन बेटी के रूप में पूजी जाती है, पूजनीय है। जिसे पैदा हुए हैं उसका हमेशा ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, सीता, तमाम देवी देवताओं का बोली भाषा सही रहना चाहिए। लगता है कि कहते हैं कि सत्ता अहंकार हो जाती है, तो ये अहंकार कर गया जिससे लोगों के एक तरीके से मानसिक रूप से खो जाना। और भी सदन एक गरिमामयी सदन, जहाँ से सदन से लोगों के कानून बनते हैं, वहाँ से मर्यादा, वहाँ से सिस्टम बनते हैं। सिस्टम को जनता के लिए, जनता की आवाज है और जनता की आवाज में इस तरीके का बयान देना बहुत शर्मनाक है। हम तो, हमारी सरकार महिलाओं के साथ है। 23% 50% आबादी को हमने 23% आरक्षण दिया है, वो नहीं पच रहा उन्हें। और आज के दिन में ये लोग महिलाओं को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और वो देख लो, विपक्ष जो महिलाओं को अपमानित करने, इसी से पता चल जाता है कि आधी आबादी किसके साथ हम सम्मान दे रहे हैं और एक ऐसे आज सत्ता है जो उनको अपमान दे रहे हैं। और इसका बदला महिलाएं निश्चित रूप से इलेक्शन में। इस सदन एक सिस्टम है, सदन एक गरिमामयी है। सदन में सिलेबस बनते हैं, वहाँ प्रोफेसर नहीं होते हैं। क्या पढ़ाया जाता है उनको लगे, तो उसके लिए एजेंसी बनाए, एक कमीशन बनाए, एक सिस्टम बनाए, कौन सी भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा कहाँ बोलना जा रहा है। तो क्या यही पढ़ाई हुआ था उन्हें? कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ के आए कि हम सदन में बोलेंगे? अगर उनको लगा कि ये ज्ञान सबको चाहिए तो सिलेबस बनाए, उसके लिए कानून बनाए, कानून में पढ़ाया जाए, मर्यादा। और खबर बागपत से है, जहां खेत में 15 फीट लंबा अजगर मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गन्ने के खेत में 15 फीट लंबा अजगर देखकर लोग हैरान हो गए, जिसे देखने के लिए ग्रामीण खेतों में पहुंचे और वन विभाग को इसकी सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन कर्मचारियों ने युवकों की मदद से अजगर को बोर में बंद कर जंगलों में छोड़ दिया। फिलहाल अजगर का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि मामला थाना चांदीनगर क्षेत्र का है, जहां हरिसिया गांव में रहने वाले सतपाल सिंह अपने बेटों के साथ खेतों में गन्ने को ट्रैक्टर में लाद रहे थे। गन्ने के ढेर के नीचे उन्हें विशालकाय अजगर दिखाई दिया, जिसकी लंबाई 15 फीट बताई गई है और वे उसे देखकर डर गए और वहां मौके पर भगदड़ मच गई। अजगर को देखने के लिए ग्रामीण पहुंचने लगे और ग्रामीणों की सूचना पर वन कर्मचारी भी वहां पहुंचे। युवकों की मदद से उन्होंने अजगर को पकड़कर जंगलों में छोड़ दिया। फिलहाल गन्ने के खेत में अजगर मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हैदर का रुख कर लेते हैं। हैदर, ये जो अजगर मिला है, इसको लेकर क्या अभी आपके पास अपडेट है? बिल्कुल, देखिए चांदीनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर हरसिया गांव के रहने वाले जो सतपाल हैं, वो अपने बेटे के साथ खेत में जो है गन्ने के खेत में काम कर रहे थे। तो उस दौरान जो है वहाँ पर
ये अजगर दिखाई दिया है और इसकी लंबाई जो है 15 फीट बताई गई है। फिलहाल जो है इसका वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहां पर जो है वन विभाग की टीम को बुलाया गया और वन विभाग की टीम ने वहां पर अजगर को पकड़कर जो है ग्रामीणों की मदद से जो है उसे जंगल में छोड़ दिया है। फिलहाल जो है अजगर मिलने की जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बागपत जनपद में ये दूसरा अजगर मिला है, जिसको लेकर लोग किसान जो है वो फिलहाल बेहतर नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और अजगर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद फिलहाल वन विभाग की टीम ने इसको अपने साथ ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। और फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।